हेलो डियर स्टूडेंट, मैं नीतीश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल नीतीश बायोलॉजी पूर्णिया पर। जी हां, आज हम लोग देखने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के या लिविंग थिंग के सामान्य लक्षणों के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग का सामान्य लक्षण के बारे में देखे भी थे और कुछ लक्षण बचे हुए थे, उनके बारे में आज हम लोग देखेंगे, है ना। तो पिछले क्लास में सजीव जगत का या लिविंग थिंग का जो सामान्य लक्षण था उसमें पोषण श्वसन को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं परिवहन के बारे में, उत्सर्जन के बारे में, प्रजनन के बारे में, स्वनियमन, उत्तेजनशीलता, गति, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से सबको। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग आज परिवहन के बारे में। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। परिवहन का बात करें तो परिवहन मीन्स होता है ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर यदि परिवहन का हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे, चलिए देखते हैं। पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, सजीवों के कुछ लक्षणें। तो इसमें परिवहन के बारे में देखने वाले थे हम लोग। तो परिवहन किसको कहेंगे? अब हम लोगों का शरीर है, अब एक जगह भोज्य पदार्थ को लिए और वह भोज्य पदार्थ को संपूर्ण शरीर में पहुंचा देना है। अब यहाँ पर संपूर्ण शरीर में पहुँचाए, संपूर्ण शरीर के संपूर्ण सेल तक पहुँच गया। अब यहाँ जो अपशिष्ट पदार्थ है, उन अपशिष्ट पदार्थ को फिर क्या करेंगे? गंतव्य स्थान तक जो पहुँचाया जाता है, मतलब कह सकते हैं कि उपयोगी पदार्थों को प्रत्येक सेल तक पहुँचाना तथा प्रत्येक सेल में निर्मित अनुपयोगी पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब को फिर से गंतव्य स्थान तक पहुंचा देना, इसी को हम कहेंगे परिवहन। और इसमें जो तंत्र भाग लेता है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं, उसे परिवहन तंत्र कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग परिवहन के बारे में। परिवहन का अगर यदि हम बात करें तो कह सकते हैं कि उपयोगी वस्तुओं को उनके मूल स्रोतों यानी हम लोगों का बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का क्रिया होता है और वही ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया के माध्यम से संपूर्ण शरीर में पोषक तत्व पहुंचता है ना। तो वही लिखे, उनके मूल स्रोतों से यहाँ पर वस्तु के जगह अगर यदि पदार्थ कर देंगे तो और बेहतर रहेगा। उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाना तथा प्रत्येक कोशिकाओं में निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को गंतव्य स्थानों तक पहुँचाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है ना। तो क्या देखें हम लोग कि उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना तथा प्रत्येक कोशिका में निर्मित अपशिष्ट पदार्थ, है ना, बेकार पदार्थों को गंतव्य स्थान तक, यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बना तो उसको फेफड़ा तक पहुंचा देना, जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको वृक्क के यानी किडनी तक पहुंचाना, फिर किडनी से जो है सो वो बाहर आता है। तो ये सब गंतव्य स्थान हो गया और इन्हीं प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक?
उसके बाद अगर यदि ट्रांसपोर्टेशन का बात करें हम, तो ट्रांसपोर्टेशन जिस सिस्टम के द्वारा होता है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि परिवहन में भाग लेने वाले, ट्रांसपोर्टेशन में भाग लेने वाले तंत्र को कौन सा तंत्र कहा जाता है? को परिवहन तंत्र कहा जाता है। और परिवहन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी कहे परिवहन तंत्र का प्रकार, तो यह मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, परिवहन तंत्र का प्रकार का बात करें तो एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन परिवहन तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का हिंदी होता है खुला परिवहन तंत्र। क्या होता है? खुला परिवहन तंत्र। और इसका हिंदी होता है बंद परिवहन तंत्र। अब देखो, खुला परिवहन तंत्र का अगर यदि हम बात करें तो यह इस प्रकार का परिवहन तंत्र जो है ये निम्न स्तरीय जीवों में पाया जाता है ना। यह खुला प्रकार का परिवहन तंत्र में जहाँ पर अब ब्लड है, वो ब्लड जो है सो बिना नलिका के द्वारा, बिना कह सकते हैं कि वेसल्स के द्वारा, या पर कह सकते हैं बिना धमनी और शिरा के द्वारा वो संपूर्ण शरीर में पहुंचता है, तो उस प्रकार के परिवहन तंत्र को खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। और जब रक्त का परिसंचरण शरीर के अंदर, जब रक्त का परिसंचरण शरीर के अंदर नलिकाओं के द्वारा, यानी वाहिनिकाओं के द्वारा, यानी वेसल्स के द्वारा, यानी कह सकते हैं धमनी या शिरा के द्वारा रक्त का परिवहन होता है संपूर्ण शरीर में, तो उसे बंद प्रकार का परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे हम लोगों में धमनी और शिरा के द्वारा रक्त का परिवहन होता है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे बंद परिवहन तंत्र। और निम्न स्तरीय जीव जो है सिलेंट्रेटा वगैरह सब, सिलेंट्रेटा फाइलम सब के जो जीव है, एनेलिडा सब में जो जीव होते हैं उसमें बिना नलिकाओं के द्वारा, बिना वाहिनिकाओं के द्वारा रक्त का परिवहन होता है, एक टिश्यू से दूसरा टिश्यू विसरण विधि के द्वारा, यानी कह सकते हैं। तो इस प्रकार के परिवहन तंत्र को खुला परिवहन तंत्र कहते हैं। इसमें अगर शॉर्टकट में हम लोग इसका डेफिनेशन लिखे तो कह सकते हैं जब रक्त का परिवहन बिना रक्तवाहिनी के द्वारा होता है, बिना रक्तवाहिनी के द्वारा होता है, बिना रक्तवाहिनी के द्वारा होता है, तो वह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल में लिख लेंगे हम लोग, जैसे सिलेंट्रेटा संघ के जीव, सिलेंट्रेटा संघ के जीव, हाइड्रा वगैरह सब जो है, तारा मछली सब जो है। उसके बाद कह सकते हैं एनेलिडा संघ, एनेलिडा संघ, वर्म वगैरह सब जो होता है, इन सब में परिवहन होता है किसके द्वारा? तो खुला परिवहन तंत्र के द्वारा। और उच्च स्तरीय जंतु जो है, पूर्ण विकसित अंग तंत्र स्तर का जो जीव है, उसमें परिवहन तंत्र का क्रिया, यानी ब्लड सर्कुलेशन का क्रिया कौन सा परिवहन तंत्र के द्वारा होता है? तो बंद परिवहन तंत्र के द्वारा। यानी कह सकते हैं वैसा परिवहन तंत्र जिसमें रक्त का परिसंचरण धमनियों एवं
शिराओं, वेन और आर्टरी और वेन्स, धमनियों एवं शिराओं यानी रक्त का परिसंचरण रक्त वाहिकाओं के द्वारा होता है। कौन कहते हैं इसे? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। एग्जाम्पल में लिख लेंगे बर्ड यानी एब्स, मेमेलिया, रेप्टाइल्स, ETC यानी वर्टिब्रेट में जितना आता है ना, इन सब में लगभग जो है सो बंद प्रकार के परिवहन तंत्र ही पाया जाता है। क्या देखे परिवहन तंत्र में? परिवहन तंत्र का अगर यदि हम बात करें है ना, तो जिसके द्वारा कह सकते हैं कि परिसंचरण होता है यानी रक्त का संपूर्ण शरीर में आदान प्रदान होता है, संपूर्ण शरीर में जो पहुंचता है उसे परिवहन तंत्र कहते हैं, है ना। परिवहन का बात करें तो उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाना और प्रत्येक कोशिका में निर्मित अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पदार्थ, विषैला पदार्थ, अनवांटेड मटेरियल, पॉइजनस सब्सटेंसेस जो कहिए शब्द चलेगा, है ना, इन सब पदार्थों को गंतव्य स्थानों तक पहुंचाना ही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। और परिवहन में भाग लेने वाले तंत्र को कौन तंत्र कहते हैं? परिवहन तंत्र। कौन तंत्र? परिवहन तंत्र। और परिवहन तंत्र का प्रकार देखें तो यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक खुला परिवहन तंत्र, दूसरा बंद परिवहन तंत्र। खुला परिवहन तंत्र का बात करें जब रक्त का परिवहन बिना रक्त वाहिनी द्वारा होता है, ये बिना ब्लड वेसल्स द्वारा, बिना आर्टरी और वेन के द्वारा होता है, तो उसे हम कहेंगे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। और यह सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है सिलेंट्रेटा, एनेलिडा इत्यादि संघ के जीवों में। उसके बाद फिर अगर हम बात करें बंद परिवहन तंत्र का, तो बंद परिवहन तंत्र जो होता है ये खास करके वैसा परिवहन तंत्र होता है जिसमें रक्त का परिसंचरण किसके माध्यम से? तो कह सकते हैं रक्त वाहिकाओं के माध्यम से होता है ना। तो उसे हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे एब्स, मेमेलिया, रेप्टाइल्स, ये सारा हो गया क्या? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। कोई डाउट यहाँ तक? तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं हम लोग उत्सर्जन के बारे में। किसके बारे में? उत्सर्जन के बारे में, यानी एक्सक्रिएशन के बारे में। हम अगर उत्सर्जन का बात करेंगे तो उत्सर्जन क्या होता है? उत्सर्जन किसे कहेंगे? उत्सर्जन का अगर यदि हम बात करते हैं तो कह सकते हैं कि शरीर में चयापचय क्रिया के परिणाम स्वरूप, पिछले क्लास में जो हम लोग देखे थे मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के बारे में, तो उसमें क्या होता है कि अब आवश्यक पदार्थ बनने के साथ साथ कुछ अनावश्यक पदार्थ भी बनता है। यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहीं न कहीं एक प्रकार से अनावश्यक पदार्थ है, हम लोगों का शरीर के लिए विषैला पदार्थ है। तो इन सब पदार्थ का जो निर्माण होता है शरीर में, उसे जो बाहर करते हैं उसी प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। और इसमें भाग लेने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो मनुष्य का जो उत्सर्जन तंत्र है वो मुख्य रूप से कहे तो वृक्क है। क्या है? वृक्क है। तो यहाँ हम देखेंगे उत्सर्जन के बारे में तो बात करते हैं, है ना। तो कह सकते हैं कि शरीर के अंदर चयापचय क्रियाओं के परिणाम स्वरूप निर्मित अपशिष्ट पदार्थों को
शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। अब इसमें एक वर्ड आ गया अपशिष्ट पदार्थ, इसी को उत्सर्जी पदार्थ भी कहते हैं। उत्सर्जी पदार्थ यानी एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स। तो इसके बारे में अगर बात करें तो कह सकते हैं शरीर में निर्मित विषैला पदार्थ, विषैला पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। अपशिष्ट या उत्सर्जी पदार्थ कहा जाता है। तो हम लोगों का शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया, क्या है? अमोनिया। यूरिया, क्या है? यूरिया। उसके बाद यूरिक एसिड, क्या है? यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल। कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब चीज़ें जो है ये हम लोगों का शरीर में उत्सर्जी पदार्थ यानी अपशिष्ट पदार्थ यानी विषैला पदार्थ है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? तो इसमें क्या देखें हम लोग, तो कह सकते हैं शरीर में निर्मित विषैला पदार्थ को पॉइजनस सब्सटेंसेस को उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब जो है एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र। यानी कह सकते हैं उत्सर्जन में भाग लेने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। क्या? तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर देखेंगे हम लोग प्रजनन के बारे में। किसके बारे में? प्रजनन के बारे में यानी रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन के बारे में ये भी सजीव का एक लक्षण है। ये भी सजीव का एक लक्षण है प्रजनन। अब अगर हम प्रजनन का बात करें तो कह सकते हैं प्रजनन में क्या कहेंगे कि जीव अपने जैसे संतान को जब जन्म देती है तो उसे हम कहते हैं प्रजनन। क्या कहते हैं? प्रजनन। और ये केवल सजीव ही कर सकता है, निर्जीव में यह क्रिया नहीं होता है, इसलिए इसे हम जैविक प्रक्रिया भी कहते हैं। अब कहेगा प्रजनन जो है क्यों आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक इसलिए है, अगर यदि मान के चलो मानव को ही लेते हैं, आज अगर मानव में प्रजनन को रोक दिया जाए तो अगले 50 वर्ष के बाद, ज़्यादा नहीं, मात्र 50 वर्ष के बाद इसका विलुप्त होना, यह विलुप्त होना शुरू हो जाएगा, इसका विनाश होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मादाओं में प्रजनन का क्षमता 50 वर्ष तक ही होता है और जो आज जन्म ली तो अगले 50 वर्ष के बाद फिर वह जो है सो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इसलिए 50 वर्ष के बाद जीवन क्या हो जाएगा? मनुष्य प्रजाति का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा।
है ना। तो ये हो गया। तो कह सकते हैं जीव अपने प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। जीव क्या करते हैं? अपनी निरंतरता बनाए रखने के लिए, अपनी प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें कह सकते हैं वैसी जैविक प्रक्रियाएं या वैसी जैविक प्रक्रिया जिसमें जीव अपने जैसे संतति को जन्म देती है प्रजनन कहलाता है। लिखेंगे जीव प्रजनन की क्रिया अपने प्रजातियों की निरंतरता बनाए रखने के लिए करती है। और यह जो प्रजनन निर्भर करता है जीव का शारीरिक संरचना क्या है, जीव का जीवन चक्र क्या है, जीव किस प्रकार का वातावरण में रहता है, उन सब चीज़ों पर इसका जीव प्रजनन की क्रिया निर्भर करती है। अगर हम प्रजनन का प्रकार का बात करें यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन का बात करें तो प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? प्रजनन का प्रकार का बात करें तो प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन कितने प्रकार का होता है? प्रजनन 2 प्रकार का, यानी यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, है ना। अब प्रजनन का अगर यदि बात करें तो पहला प्रजनन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन। क्या है? अलैंगिक प्रजनन। और दूसरा प्रजनन का बात करें तो दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक प्रजनन। क्या? लैंगिक प्रजनन। अब देखो इसमें अलैंगिक प्रजनन का अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको कहेंगे? अलैंगिक प्रजनन किसको कहेंगे? अलैंगिक प्रजनन किसको कहेंगे बताइए आप लोग। अलैंगिक प्रजनन का अगर यदि बात करें हम तो कह सकते हैं, है ना, कि जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, जिसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होता है, इन सब को कहते हैं हम क्या, है ना। बिना गैमेट फ्यूजन का जब नए जीवों का उत्पत्ति होता है, नए जीवों का निर्माण होता है तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें जो संतान जन्म लेते हैं एकदम आनुवांशिकी और आकारिकी रूप से देखने में भी, और फिर उसका जेनेटिक कैरेक्टर जो है, जेनेटिक प्रॉपर्टीज जो है, जेनेटिक ट्रेट जो है वो बिल्कुल अपना पेरेंट्स के समान होता है। और इसका क्या गुण है? अलैंगिक प्रजनन का अगर हम बात करें तो इसमें कम समय में ही ढेर सारा संतति का जन्म हो जाता है और इसका जीवन काल भी कम होता है। इसमें विभिन्नता नहीं होती है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होती है, इसमें उद्विकास नहीं होती है। मतलब जैसे जनक वैसे संतति, तो कहीं से अंतर नहीं होगा, कहीं से उद्विकास नहीं होगा, है ना। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, है ना। इसका डेफिनेशन केवल देख लेते हैं। कह सकते हैं प्रजनन का वैसा प्रकार, प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें, प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें जीव अपने जैसे संतान को, जिसमें जीव अपने जैसे संतान को
बिना युग्मक संयुग्मन के, बिना युग्मक संयुग्मन यानी बिना गैमेट फ्यूजन संयुग्मन, बिना युग्मक संयुग्मन यानी कह सकते हैं विदाउट गैमेट फ्यूजन के नए संतति का क्या लिखे, प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें जीव अपने जैसे संतान को बिना युग्मक संयुग्मन के उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और अलैंगिक प्रजनन का क्रिया जो होता है, अलैंगिक प्रजनन का क्रिया सामान्यतः निम्न स्तरीय जीवों में होता है। किसमें होता है? निम्न स्तरीय जीवों में होता है। लिखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक प्रजनन का प्रकार। और इसका प्रकार का बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है ना? तो चलिए देखते हैं एक एक करके। कह सकते हैं या निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक में है फीजन यानी विखंडन, विखंडन ये दो प्रकार का है। द्विविखंडन, कौन कौन सब? द्विविखंडन यानी बाइनरी फीजन। क्या? बाइनरी फीजन। और बहुविखंडन। क्या? बहुविखंडन यानी मल्टीपल फीजन। क्या? मल्टीपल फीजन। अब देखो इसमें ये जो है विखंडन, विखंडन का अगर बात करें तो इसमें एक जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक नए जीवों का निर्माण करती है। यानी कह सकते हैं जब जीव, एक जीव विखंडित होकर दो या दो से अधिक नए जीवों का निर्माण करते हैं तो उसे विखंडन कहते हैं। और विखंडन दो प्रकार का है, एक द्विविखंडन, द्विविखंडन के अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, डायटम्स ये सब आता है। और इसमें एक जीव विखंडित होकर के दो जीव का निर्माण करता है। जबकि बहुविखंडन का बात करें तो बहुविखंडन में एक जीव विखंडित होकर दो से अधिक नए जीवों का निर्माण करती है, जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम। क्या? अमीबा, प्लाज्मोडियम। इसमें आ जाएगा क्या? अमीबा, प्लाज्मोडियम। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर अमीबा यहाँ भी लिख दिया, अमीबा इसमें भी है ना। तो अमीबा समान परिस्थिति में अपने फेवरेबल कंडीशन में जब उसके अकॉर्डिंग वातावरण रहता है तो उस समय ये द्विविखंडन करता है। और जिस समय अमीबा के अनुकूल कंडीशन नहीं रहता है, अनफेवरेबल कंडीशन रहता है, तो उस समय बहुविखंडन की क्रिया होती है। क्या कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद मुकुलन, दूसरा है क्या इसका? मुकुलन यानी बडिंग। दूसरा है बडिंग। बडिंग का अगर हम बात करें, ये सब ऐसे 12th में हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यहाँ शॉर्टकट में देख रहे हैं तो कह सकते हैं कि इसके द्वारा जो प्रजनन होता है वो हाइड्रा में होता है। किस में होता है? हाइड्रा में, यीस्ट में, है ना। हाइड्रा में होता है, यीस्ट में होता है ना, इत्यादि कर देंगे। जैसे एक हाइड्रा है
अब क्या है कि ये हाइड्रा इस तरह का स्ट्रक्चर में है, कहीं से एक प्रवर्ध इस तरह से निकलेगा और यह डेवलप करेगा, कुछ दिन के बाद यहाँ से टूट करके यह जो है टूटा हुआ भाग, ये छोटा टुकड़ा जो है सो ये भी एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेगा और जनक तो रहता ही है। इस प्रकार का जब प्रजनन होता है तो इसे हम कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं? मुकुलन। उसके बाद फिर हम बात करते हैं खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन। खंडी भवन यानी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का अगर यदि हम बात करें तो इसमें फ्रेगमेंटेशन का क्रिया जो होता है वो इसका एग्जाम्पल में हम कह सकते हैं प्लेनेरिया में होता है यह क्रिया। यह क्रिया किस में होता है? प्लानेरिया में, एस्पायरोगायरा में। एस्पायरोगायरा एक प्रकार का शैवाल है। अब क्या है कि प्लानेरिया किसी कारणवश एक छोटा सा प्लानेरिया है, एक छोटा सा प्लानेरिया है। अब ये प्लानेरिया इस पर आके ट्रक चढ़ गया, इसका 20 टुकड़ा हो गया तो इसका 20 टुकड़ा नया जीव का निर्माण कर लेगा, है ना। तो इस तरह का जब क्रिया होता है तो इसे हम कहेंगे खंडी भवन। एक है पुनर्जनन, और खंडी भवन का क्रिया जो होता है ये अकशेरुकी जीवों में होता है। यह अकशेरुकी जीवों में होता है। खंडी भवन का क्रिया अकशेरुकी जीवों में होता है। उसके बाद एक वर्ड आता है, अगला नंबर में देखेंगे हम लोग रीजेनरेशन के बारे में। किसके बारे में? रीजेनरेशन यानी पुनर्जनन। किसके बारे में? रीजेनरेशन। देखो वीडियो रे, रीजेनरेशन यानी पुनर्जनन। पुनर्जनन का अगर यदि बात करेंगे, पुनर्जनन किसको कहेंगे? अब किसी कारणवश कोई जीव का शरीर का कोई हिस्सा कट गया और फिर से उत्पन्न ले लिया। जैसे हम लोग का हाथ कट जाएगा तो होगा? नहीं होगा, है ना। लेकिन छिपकली का पूंछ किवाड़ी में दब जाएगा, दरवाजा में दब जाएगा, तो दबने के बाद जो है सो नया छिपकली का पूंछ जो है नया बन जाएगा। तो इस तरह का क्रिया जो होता है उसे पुनर्जनन कहते हैं। तो इसको कहेंगे छिपकली का पूंछ। छिपकली का पूछ। स्टारफिश। स्टारफिश फ्रेगमेंटेशन में भी आएगा, है ना। 5 भुजा है, कहीं से कट गया तो एक भुजा जो है नया जीव बना लेता है, इत्यादि कर दो। उसके बाद फ्रेगमेंटेशन के बाद आता है जेम्यूलेशन। क्या आता है? जेम्यूलेशन। अब अगर हम जेम्यूलेशन का बात करें, 5वां लिखेंगे जेम्यूलेशन। जेम्यूलेशन। जेम्यूलेशन के द्वारा किसमें होता है प्रजनन? जेम्यूलेशन के द्वारा किसमें होता है? तो इसमें इसके द्वारा होता है एस्पंजिला में। किसमें होता है? एस्पंजिला में। एस्पंजिला स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव होते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? उसके बाद एक है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन यानी बीजाणु जनन। क्या है? बीजाणु जनन। अब बीजाणु जनन का बात करें तो जब नए जीवों का निर्माण बीजाणुओं के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? बीजाणु जनन। क्या बोले? जब नए जीवों का निर्माण बीजाणुओं के द्वारा, मतलब बीजाणु से जनन होता है तो उसे बीजाणु जनन कहेंगे। और यह बीजाणु जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है जूस्पोर और एक को कहा जाता है कोनिडिया। जूस्पोर का बात करें तो इसी को हम लोग कहते हैं मोटाइल स्पोर। मोटाइल स्पोर। कोनिडिया का बात करें तो इसी को कहा जाता है नन मोटाइल स्पोर। क्या कहा जाता है? नन मोटाइल स्पोर। अब जो है सो जूस्पोर को ही गतिशील बीजाणु, इसका हिंदी होता है अगतिशील बीजाणु। मतलब क्या? ये गति कर सकता है, ये सूक्ष्मदर्शीय होता है ना। और यह गोलाकार संरचना में लगभग होता है, इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो है ये गति कर पाता है। और इसके द्वारा जो प्रजनन होता है वो किसमें?
क्लामाइडोमोनास में। किस में होता है? क्लामाइडोमोनास में। कहेगा जूस्पोर के द्वारा प्रजनन किस में होता है? क्लामाइडोमोनास में। किस में? क्लामाइडोमोनास में। उसके बाद अचल बीजाणु, अचल बीजाणु के द्वारा होता है पेनिसिलियम में। किस में? बोलो, याद हो जाएगा, बोलो, पेनिसिलियम में। और पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रकार का कवक है। पेनिसिलियम क्या है? कवक है। क्वेश्चन पूछता है ऐसा, क्लामाइडोमोनास एक प्रकार का क्या है? शैवाल है। क्या है? शैवाल है। अगर यदि हम बात करते हैं, है ना, इसके बारे में, बीजाणु के जनन के बारे में, तो बीजाणु जनन, है ना, बीजाणुओं के द्वारा जो नया जीव बनता है उसे क्या कहेंगे? बीजाणु जनन। और यह दो प्रकार का बीजाणु होता है, एक जूस्पोर, एक कोनिडिया। जूस्पोर को ही कहा जाता है मोटाइल स्पोर, कोनिडिया को ही कहा जाता है नन मोटाइल स्पोर। और मोटाइल स्पोर गतिशील होता है, इसमें फ्लैजिला होता है ना, और इसके द्वारा प्रजनन क्लामाइडोमोनास नामक शैवाल में होता है, जबकि नन मोटाइल जो है इसमें फ्लैजिला नहीं होता है और यह गतिशील भी नहीं होता है। और इसके द्वारा प्रजनन किसमें होता है? पेनिसिलियम। कहेगा पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या है? कवक है। क्या है? कवक है। कोई प्रॉब्लम? उसके बाद फिर हम लोग, है ना, आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गया क्या? तो अलैंगिक प्रजनन का प्रकार। इसमें अब कृत्रिम रूप से भी कराया जाता है, जिसको कहते हैं उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन। उत्तक संवर्धन यानी टिश्यू कल्चर का बात करें, है ना, टिश्यू कल्चर का बात करें तो यह क्रिया खास करके, है ना, शॉर्टकट में जान लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 12th का 1st चैप्टर में जानेंगे इसको। टिश्यू कल्चर का बात करें तो यह जो है सो कृत्रिम विधि है। इसे पोषक माध्यम में डालकर पौधे के सूक्ष्म भाग ले लेता है और उसे एक पोषक माध्यम में डाल देता है। पोषक माध्यम में जिस तरह से मिट्टी का वातावरण होता है वैसा वातावरण बनाता है। इसमें कई प्रकार का एसिड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सल्फर, सॉइल, वाटर, ये सब चीज़ को लेता है, डाल देता है। और ये पौधे, कोई जीवित पौधा का सूक्ष्म भाग को लेता है, इसमें डाल देता है। अब पौधे का सूक्ष्म भाग को डाला तो इसका नाम हो गया एक्सप्लांट। क्या हो गया? एक्सप्लांट। यही एक्सप्लांट धीरे धीरे डेवलप करके एक अनियमिताकार संरचना बनाता है इसके अंदर, जिसका नाम हो जाता है क्या? कैलस। क्या हो जाता है? कैलस। कैलस डेवलप करके जो है सो नया पौधा उगाता है और इसका नाम हो जाता है सोमाक्लोन। और इसमें जो नया पौधा, इस नया पौधा में जब फल लगेगा तो जिस पौधे का उत्तक लिए थे, जिस पौधे का एक्सप्लांट लिए थे, उसी पौधा के समान फल होगा। इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होगा और इसमें कहीं भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ। हम लोग जानते हैं कि गैमेट का फ्यूजन होता है तो वो लैंगिक, और नहीं हुआ तो अलैंगिक। अब एक है कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। क्या? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन का अगर यदि हम बात करें तो कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि ये जो है सो कृत्रिम रूप से भी होता है और इसे प्राकृतिक रूप से भी होता है। कायिक प्रवर्धन में पुष्प को छोड़कर जब नया पौधा का विकास किसके द्वारा? जड़ द्वारा, तना द्वारा, पत्ती द्वारा होता है तो इसी को हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन, है ना। और यह प्राकृतिक रूप से भी होता है और कृत्रिम रूप से भी कराया जाता है ना। तो ये हो गया हम लोगों का प्रजनन का प्रकार में अलैंगिक प्रजनन, है ना, और उसका टाइप। अब एक है ना लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको यहाँ पे हम बहुत शॉर्टकट में लिए हैं
है ना, 12th का फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में दिया गया है, वहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब वहाँ जब देखे बिना युग्मक संयुग्मन का नया जीव बनता था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, युग्मक संयुग्मन के बाद। तो कह सकते हैं प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें जीव युग्मक संयुग्मन के द्वारा युग्मक संयुग्मन के द्वारा नए जीवों का निर्माण करता है, के द्वारा नए जीवों का निर्माण करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। प्रजनन का वैसा प्रकार जिसमें जीव युग्मक संयुग्मन के द्वारा नए जीवों का निर्माण करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और इस प्रकार का प्रजनन उच्च स्तरीय जीवों में होता है। यानी इस प्रकार का प्रजनन स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी वर्ग, उभयचर इत्यादि में, आप पेड़ में, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये हो गया प्रजनन का प्रकार। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं, ये तो प्रजनन का प्रकार हो गया। अब आगे हम लोग देखने वाले हैं वृद्धि के बारे में। किसके बारे में? वृद्धि के बारे में। तो चलो देखते हैं वृद्धि के बारे में कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि किसे कहा जाता है। अब देखो, जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं तो हम लोगों का वजन 3 से 2.5 से 4 किलो रहता है, 4.5 किलो रहता है। लेकिन जब वयस्क होते हैं तो 60, 70, 80 केजी हो जाता है। तो कैसे होता है ना, जीव का भी जो विकास होता है, शरीर का जो वृद्धि होता है। अब देखो, हम लोगों का शरीर केवल एक कोशिका से बनना शुरू होता है। जब नर युग्मक माता युग्मक यानी पिता के शुक्राणु माता के अंडाणु मिलकर जायगोट बनाता है, तो वो जायगोट एक कोशिका का होता है और उसी में बार बार इस जायगोट में कोशिका विभाजन होता है। और कोशिका विभाजन के परिणाम स्वरूप 1 से 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 इसी तरह से विभाजन होते चला जाता है और एक दिन इतना बड़ा शरीर बनता है। यानी इसमें क्या होता है, तो कह सकते हैं कि शरीर का जो है लगातार अनुत्क्रमणीय रूप से बढ़ता है और इसी को हम वृद्धि कहते हैं। मतलब वैसी अवस्था जिसमें जीव का शरीर लगातार यानी अनुत्क्रमणीय रूप से बढ़ता है, वृद्धि कहलाता है। वृद्धि सभी जीवों का सामान्य लक्षण है, चाहे वो एक कोशिकीय रहे, चाहे वो अमीबा रहे या बहुकोशिकीय जीव रहे, सब में वृद्धि करना है ना लक्षण है। तो वो अपने अकॉर्डिंग वृद्धि करते हैं। अब देखो, जंतुओं में वृद्धि निश्चित समय तक होता है। अब जैसे मनुष्य में 6 फीट 7 फीट तक मनुष्य बढ़ता है ना रे। अब गाय बैल को जितना बढ़ना है वो बढ़ गया। मतलब जंतु जो है, जंतु में वृद्धि निश्चित होती है। अब पौधा में, अब कोई पौधा को लो, आम का ही पौधा लो, हर बार फल देता है, हर बार बढ़ता है ना। तो कह सकते हैं पादपों में वृद्धि जो होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। पादपों में वृद्धि असीमित होता है। यानी वृद्धि का बात करें अगर यदि हम, तो वृद्धि क्या है, वैसी अवस्था जिसमें जीव का शरीर लगातार अनुत्क्रमणीय रूप से बढ़ता है उसे वृद्धि कहते हैं। और वृद्धि सभी जीव का सामान्य लक्षण है ना। जंतुओं में वृद्धि क्या होती है, निश्चित मतलब सीमित वृद्धि होती है। जबकि पादपों में वृद्धि क्या होती है, बोलो, असीमित होती है। पादपों में वृद्धि क्या होती है, असीमित। अब देखो, एक क्रिया है ताप नियंत्रण, थर्मो रेगुलेशन। अब हम लोगों को जब ज़्यादा गर्मी लगता है तो क्या होता है, शरीर से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। अगर पसीना नहीं निकलेगा तो हम लोग जो है टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, उसको रेगुलेट नहीं कर पाएंगे। तो कह सकते हैं शारीरिक अभिक्रिया, यानी हम
पिछले क्लास में पढ़े थे चय उपापचय की अभिक्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बारे में, है ना। तो उसमें देखे कि कई प्रकार का केमिकल रिएक्शंस होता है। तो उस दौरान जो है सो, है ना, हम लोगों के शरीर में हीट उत्पन्न होता है, एनर्जी उत्पन्न होता है ना। और वो जो होता है तो उसी से जो हम लोगों का शरीर का ताप भी बढ़ता है ना। तो कह सकते हैं कि शारीरिक अभिक्रियाओं एवं उनसे संबंधित तंत्रों के समन्वय हेतु, मतलब हम लोगों का शरीर में, है ना, जितना सारा तंत्र है उन सब को समन्वय करता है, यानी कोऑर्डिनेट करता है। जीवों में ताप नियंत्रण की प्रक्रिया पाई जाती है ना। तो ये जो है सो कोऑर्डिनेट करने के लिए ताप नियंत्रण की क्रिया होती है। अब हम लोगों का हाइपोथैलेमस ताप को कंट्रोल करता है ना। तो वो भी क्रिया केमिकल रिएक्शंस के द्वारा होता है। अब देखो, ताप नियंत्रण पद्धति के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। अब देखा होगा कि हम लोग का शरीर में क्या होता है, जब ज़्यादा ठंडा आता है रजाई ढूंढते हैं, ब्लैंकेट ढूंढते हैं, है ना रे। मछली ढूंढता है, उभयचर ढूंढता है, सांप ढूंढता है, नहीं ढूंढता है। कारण क्या है ना। तो वो जो है सो, है ना, अभी हम लोग देखेंगे कि इसके आधार पर जो जीव दो प्रकार का है, तो वो जो जीव है वह जीव असमतापी है, यानी कह सकते हैं वो बाह्य तापी है। क्या है? बाह्य तापी है। अब ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया तो वातावरण में रिलीज कर देता है। ज़्यादा एनर्जी बन गया शरीर में, वातावरण में रिलीज कर देता है। उसके द्वारा जो एनर्जी बनता है, जो ऊर्जा बनता है, उस ऊर्जा को वातावरण में क्या कर दिया जाता है ना, छोड़ दिया जाता है। यानी कह सकते हैं वे जीव जिनमें उपापचयी क्रियाओं के दौरान, फिर वही उपापचयी क्रिया बंद तो हम लोग भी बंद, समझ रहे हैं ना। तो वही चीज़ है कि उपापचयी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप या उपापचयी क्रियाओं के दौरान ऊर्जा जो है सो वो वातावरण में विलीन हो जाता है। इधर ऊर्जा बनते गया, मान के चलो, इधर जो है हम लोग, है ना, खाना खाते गए, इधर निकलते जाएगा। स्टोर होगा कभी? जमा होगा? नहीं होगा। तो वही चीज़ है, ये इधर ऊर्जा बनाता भी है, इधर रिलीज भी करता है, वातावरण में विलीन हो जाता है। इसलिए, है ना, जितना तापमान रहता है उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन हम लोगों में ऐसा नहीं होता है। तो वही दिए कि वे जीव जिनमें उपापचयी क्रियाओं के दौरान ऊर्जा वातावरण में विलीन हो जाता है तथा जीवों का शारीरिक ताप वातावरणीय स्थितियों के साथ परिवर्तित होता रहता है, बाह्य तापी जीव कहलाता है। इसे असमतापी भी कहते हैं। और इस प्रकार का जीव जो है वो मछलियां हैं, उभयचर है, सरीसृप है और कशेरुकी है। इसका अगर शॉर्टकट हम लोग जाने तो सीधे बोलेंगे कि शरीर में जो चय उपापचय की क्रिया होती है, उस क्रिया के दौरान जो ऊर्जा बनता है, जितना उसको ज़रूरत होता है यूज करता है, बाकी को वातावरण में छोड़ दे जाता है, जिसके कारण वातावरण का तापमान उसका जो है सो, है ना, एक दूसरे के अनुकूल हो जाता है। इसलिए इसको न ही पंखा का जरूरत पड़ता है, न ही ठंडा में रजाई का जरूरत पड़ता है ना। लेकिन हम लोगों को पड़ता है, क्योंकि हम लोग क्या है, इंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। क्या है? इंडोथर्मिक ऑर्गेनिज्म। हम लोग जो है सो क्या करते हैं, उष्माक्षेपी करते हैं। उष्माक्षेपी अभिक्रिया के दौरान जो ऊर्जा होता है शरीर में ही बनाए रखते हैं, है ना। अब जितना ऊर्जा बना, हम लोग हैं कंजूस, है ना रे, कि उसको छोड़ना नहीं है, उसको शरीर में रखना, चाहे जो हो जाए। तो वही चीज़ है, शरीर में रखेंगे तो ज़्यादा होगा। अब इस उष्मा के ह्रास को रोकने के लिए शरीर में कई अंग कार्य करते हैं, है ना। इस प्रकार के जीव में शरीर में ताप स्थिर रहता है। जब ताप स्थिर रहेगा तो गर्मी में गर्मी लगेगा ही, है ना। और ठंडा में ताप नहीं मिलेगा तो ठंडा लगेगा। तब हम लोग आग के पास जाते हैं ताप लेने के लिए। तो वही है, इसे अंतःतापी जीव कहते हैं। जैसे स्तनधारी पक्षी, कुछ मछलियाँ, सभी मछली नहीं, कुछ मछली। अब देखो, एक है गति। गति का अगर यदि बात करें तो गति सब जीव का प्रमुख लक्षण है ना। गति जो है सो कह सकते हैं कि हम लोग का हाथ पैर चलता है तो ये जंतु का लक्षण है ना। तो ये गति का क्रिया जो है सो पेड़ पौधा में भी होता है। तो वही चीज़ है। लेकिन अब क्या है कि गति जो है जीवधारी का प्रमुख लक्षण में से एक है, यानी इसका एक लक्षण है। और जंतु भोजन या अनुकूलन, यानी कहीं ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, गर्मी यहाँ लगा तो बाहर चल गए,
बाहर में ठंडा लगा तो अंदर आ गए, है ना। मतलब वातावरण के अनुकूल रहने के लिए जो है सो वो एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या करता है, गमन करता है। गमन करना मतलब जाना, है ना। और इसमें क्या देखे, अधिकांश पौधे के संपूर्ण शरीर गति नहीं करता है, बल्कि उसके शरीर के एक भाग में गति होता है। जैसे अब जड़ है, जड़ नीचे की ओर गति करते जाता है, बढ़ते जाता है, जब तक पानी नहीं मिलता है वो रुकता नहीं है ना। अब पुष्प है, पुष्प क्या होता है, रात्रि के समय बंद हो जाता है, सुबह फिर खिल जाता है, देखा है ना साहब। तो ये पूरा पौधा गति करता है, नहीं करता है, केवल है ना एक ही अंग में होता है इसी को। उसके बाद उत्तेजनशीलता। अब कहेगा उत्तेजनशीलता क्या है। अब कहीं पर कुछ देखें, है ना रे, अब जो है सो कहीं पर कुछ देखें, मान के चलो यहाँ अचानक हम लोग खड़े हैं, यहाँ सांप आ गया, क्या होगा, है ना। तो देखेंगे तो तुरंत भागेंगे, उत्तेजना आ जाएगा हम लोगों में। कहीं पे कुछ गलत देखते हैं तो गुस्सा आ जाता है, उत्तेजना आ जाता है ना। तो ये है क्या कि अब शरीर के कह सकते हैं सजीव द्वारा बाहरी, ये जो बाहर में देखते हैं सांप का आना, कहीं गलत काम होने पर गुस्सा होना, है ना, तो इन सब के प्रति और शरीर के अंदर जो हार्मोनल कंडीशन के कारण होता है, इन सब के प्रति जो उद्दीपन आता है, जो देखने के लिए मिलता है, जो समझ में आता है, जो है ना हम लोगों को कह सकते हैं सूचना मिलता है, उसी के प्रति जो प्रक्रिया करते हैं, उसके प्रति जो हम लोग रिएक्ट देते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसी को उत्तेजना कहते हैं। और जीवों में जीवों के प्रकाश की तरफ गति करना, जैसे है ना कीट वगैरह को रात में देखता होगा, बल्ब जल रहा है तो सब आके जमा हो जाता है। अब बल्ब को देखा तब ना वहाँ आया, उत्तेजना हुआ उसमें, है ना। तो वही चीज़ है। अब हम लोग बढ़िया बढ़िया भोजन देखते हैं, जीभ में पानी आ जाना, बढ़िया भोजन है तब ना जीभ में पानी आता है, तो ये हो गया उत्तेजना। सेल्फ रेगुलेशन, स्वनियमन। अब स्वनियमन का बात करें तो क्या है, तो लिख दिया है यहाँ पर क्लियर क्या हुआ कि वातावरणीय स्थितियों में परिवर्तनों के बावजूद आंतरिक स्थितियों को नियत बनाए रखना स्वनियमन कहलाता है। मतलब अब वातावरण का टेम्परेचर हो गया मान के चलो 50 डिग्री सेल्सियस, हम लोग का शरीर में जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, यो 50 हो जाएगा तो जिंदा रहेंगे, नहीं रहेंगे जिंदा, है ना। तो वातावरण का तापमान कितनो हो जाए, लेकिन हम लोग जो है सो अपना शरीर का तापमान को बढ़ाते नहीं हैं। अगर वातावरण का तापमान घट भी जाता, माइनस में भी चल जाता है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं घटाते हैं, 1-2 घटता है ना। तो इस तरफ से जो हम लोग अपने आप को रेगुलेट रखते हैं खुद में, उसी को हम कहते हैं स्वनियमन। क्या कहते हैं, स्वनियमन। यानी वातावरणीय स्थिति, वातावरण का स्थिति कुछ भी हो जाए, है ना, इनके परिवर्तन में, है ना, मतलब इसके स्थिति में कुछ भी हो जाए, इसके बावजूद भी हम लोग शरीर के आंतरिक स्थिति को नियत बना के रखेंगे, रेगुलेट रखेंगे, इसी को स्वनियमन कहेंगे। अब है अनुकूलन, एडेप्टेशन। अब अनुकूलन क्या है, तो कह सकते हैं अनुकूलन में कि जीवों में होने वाले महत्वपूर्ण लक्षण, है ना, वे महत्वपूर्ण लक्षण जिसमें जीव अपनी कार्य की, अपने आकार की, अपने व्यवहार में परिवर्तन करके स्वयं को किसी विशिष्ट आवास के लिए अनुकूलित करते हैं, अनुकूलन कहलाता है ना। अब हम पानी में चल गए, है ना, डुब्बा पानी में चले गए मान के चलो, अब वहाँ पे कहेंगे जैसे धरती पे चलते हैं वैसे चलेंगे, होगा कभी, वैसा संभव नहीं होगा, उसके अनुसार ढलना पड़ेगा, नहीं तो वहीं डूब के मर जाएंगे, है ना। तो जल में गए तो वहाँ तैरना जरूरी है। तो वही चीज़ है क्या कि अब जैसे कोई जीव है, मार्सुपियल के बारे में डार्विन बताया था कि एक ही मार्सुपियल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल था, एक क्षेत्र में पाया जाता था, यही अलग क्षेत्र में गया तो कंगारू बन गया, यही जो है सो अलग क्षेत्र में गया तो यही कोआला बन गया, यही अलग क्षेत्र में आया तो कोयल बन गया, यही जो है सो अलग क्षेत्र में गया तो सुगरलेडन बन गया। मतलब अलग अलग क्षेत्र में गया और वहाँ का तापमान जैसा जैसा था उसी के अकॉर्डिंग वो ढल गया, उसी के अनुसार कार्य करने लगा। तो यह क्रिया करने में, है ना, सैकड़ों हजारों वर्ष लग जाता है कुछ जीवों को, और उसमें जो अनुकूलित करता है खुद को, तो उसी को हम कहते हैं अनुकूलन। अब जीव एक ही है, अलग अलग क्षेत्र में गया तो उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करना पड़ गया। अब हम गर्मी क्षेत्र में जाएंगे
तो वहाँ चाहेंगे कि कम से कम कपड़ा पहने, वहाँ भी चल जाएंगे। अब सब दिन रहे जम्मू कश्मीर में, ठंडा क्षेत्र में, मान के चलो हिमाचल में रहे, अब क्या हुआ कि चले गए अचानक तमिलनाडु में, तो वहाँ कहेंगे उसी के तरह कपड़ा पहनेंगे तो जीवित रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। उसके अकॉर्डिंग कार्य करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा कि अब गर्मी क्षेत्र में गए तो कपड़ा नहीं पहनना है, अब ठंडा में चल गए हिमालय पर्वत पे तो वहाँ कपड़ा पहनना पड़ेगा, है न रे। तो अपना आकार की ये सब में जो है सो परिवर्तन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग भोजन लेंगे, सारा व्यवहार करेंगे, तभी जीवित रहेंगे। तो कुल मिला के कोई है ना अनजान जगह पर, कोई अन्य जगह पर जाने के बाद है ना जीव जब कार्य की आकार की व्यवहार में परिवर्तन करके खुद को उस आवास के अकॉर्डिंग ढाल लेता है, अनुकूलित कर लेता है, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? अनुकूलन। अब जीवों में दो प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, एक है लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन, दीर्घकालिक अनुकूलन। अब इसमें क्या होता है? तो वे अनुकूलन जो जीवों में होने वाले अस्थायी एवं अनुवांशिक परिवर्तन होते हैं, वे जैव विकास के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, है ना। अभी जो मार्सुपियल के बारे में बताए उसे लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन कहलाता है, वो कहा जाता है ना। जीरोफाइट्स प्लांट्स भी, अब क्या है मार्सुपियल भी, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, अब क्या है कोई एक क्षेत्र में जीव गया तो वहाँ के तापमान के अकॉर्डिंग धीरे 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 वो क्या हो गया? ढल गया, है ना। अब जैसे जिराफ के बारे में पढ़ा होगा तो जिराफ का गर्दन लंबा होता है, उसका भी गर्दन में 7 हड्डी, हमारा भी गर्दन में 7 हड्डी। अब है क्या कि एक समय ऐसा था कि नीचे का घास खत्म हो गया था, तो जिराफ जो है बड़ा बड़ा पौधा का घास खाना शुरू किया, गर्दन को घिसते 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 जो है सो एक समय ऐसा आया, ऐसा उसमें इवोल्यूशन हुआ कि अब जिराफ का गर्दन छोटा नहीं होता है, जिराफ का गर्दन बड़ा होता है। कहा जाता है घोड़ा का साइज बकरी के बराबर था। इवोल्यूशन होते होते जो है इतना बड़ा बन गया घोड़ा। शुतुरमुर्ग का पंख बड़ा था, शुतुरमुर्ग को लगा कि हमारा पंख बड़ा है, हम उड़ भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, और जब दौड़िए के काम हो सकता है ना, बड़ा जीव है तो भाग जाता है, कोई शिकारी आता है तो दौड़ने का क्या जरूरत है, धीरे धीरे उड़ना बंद किया तो उसका पंख भी छोटा हो गया, अब चाह के भी वो नहीं उड़ पाएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये सब जो है सो इसी को कहते हैं जैव विकास। ये सब क्रिया कम समय में नहीं होता है, 2, 4, 5, 10, 20, 100 साल में, इसके लिए सैकड़ों हजारों साल लगता है ना। इस तरह का जो अनुकूलन होता है उसे दीर्घकालिक अनुकूलन कहते हैं। और एक है सूक्ष्मकालिक अनुकूलन। सूक्ष्मकालिक अनुकूलन किसको कहेंगे? वे अनुकूलन जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जो वातावरणीय दशाओं में परिवर्तन होने पर विलुप्त हो जाते हैं, सूक्ष्मकालिक अनुकूलन कहलाता है। जैसे हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, अभी तुरंत बोले कुछ जीव ऐसे हैं जैसे ठंडा का मौसम आएगा वो निष्क्रिय हो जाएगा, कुछ भालू वगैरह होता है ना, वो लगेगा कुछ कर ही नहीं सकता है, एकदम निर्जीव की तरह पड़ल रहता है। जैसे गर्मी आया तो वो अपना कार्य करना शुरू किया। कुछ जीव ऐसा है जैसे गर्मी आया तो वो निष्क्रिय हो जाएगा, ठंडा आया तो सक्रिय हो जाएगा। तो इस तरह का जो क्रिया होता है, इस तरह का क्रिया होता है, इस तरह का जो अनुकूलन होता है उसे सूक्ष्मकालिक अनुकूलन कहते हैं। तो ये हम लोगों का आज जो है सो सजीवों का सामान्य लक्षणों के बारे में है ना देख रहे थे। आज ये जो है सजीवों का सामान्य लक्षण था, है ना, ये हम लोगों का आज कंप्लीट हो गया। कल हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं लगातार सभी चैप्टर का वीडियो एकदम क्रमबद्ध रूप से डालते रहें और आप लोगों का घर बैठे पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से हो सके। तो आज का क्लास यहीं तक। जय हिंद। काटो।